बहुत अच्छे बेटा। जो जो बातें हम बोलते हैं मौखिक रूप से, उन्हीं मौखिक शब्दों को अगर हम लिखेंगे तो लिखने के लिए हमें कुछ ध्वनि संकेत जो हैं उनका इस्तेमाल करने पड़ेगा, और उन्हीं लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम कहें तो ऐसे होगी कि भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम लिपि है। ठीक है। लिपि दृश्य है यानी दिखाई देती है, और भाषा श्रव्य है, केवल सुनाई देती है। ठीक है। जो बातें हमें केवल सुनाई देती हैं, जिनको हम दूसरों के सामने बोलकर प्रकट कर सकते हैं, वो क्या होगी? क्या होगी बच्चों? वो भाषा। ठीक है। वे ध्वनि संकेत, उच्चरित ध्वनि संकेत, जिनके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो क्या है? भाषा है। और भाषा के इसी रूप को अगर हम लिखित रूप में प्रकट करेंगे तो जो लिखित ध्वनि संकेत हैं, क्योंकि लिखने के लिए कुछ चिन्ह तो बनाने पड़ेंगे ना, कि इस शब्द का ये चिन्ह है। जैसे मैंने बोला हाँ, तो हाँ का लिखित रूप क्या होगा? तो कुछ संकेत होगा इसके लिए, इसीलिए तो लिपि की जरूरत पड़ी ना। तो उस लिखित ध्वनि संकेत को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। वेरी गुड। जो बोला जा रहा है उच्चरित रूप से, वो भाषा है, और भाषा के उसी लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। जो ध्वनि संकेत बोली जाने वाली भाषा के लिए निर्धारित किए गए हैं कि हाँ के लिए है शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, और है जो है वो इस तरह का बनेगा, और यह इस तरह से बनेगा, ये भाषा का ये लिपि निर्धारित करती है। ठीक है। कि जैसे अब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है अपनी? देवनागरी। तो हिंदी भाषा के जो लिपि चिन्ह हैं, वो तुम्हें पता है कि हिंदी में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सारा देवनागरी लिपि के चिन्ह है, वो कि हिंदी में इस तरह से शब्दों को हम लिखेंगे। देवनागरी और कौन कौन सी भाषाओं की लिपि है? हाँ बच्चों। संस्कृत भाषा, रोमन, देवनागरी है। रोमन, मराठी की भी मैम, संस्कृत की। अच्छा, फारसी मैम। एक सेकेंड। आप बच्चों ने बताया कि जो संस्कृत भाषा की लिपि है, सही है, मराठी की भी लिपि है, गुजराती की भी लिपि है इसके साथ साथ ये। ठीक है। और राजस्थानी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। लेकिन अभी कौन बच्चा था जो ये कह रहा था कि रोमन फारसी? रोमन और फारसी खुद लिपियां हैं, भाषा नहीं है। रोमन लिपि है किसकी? अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा की। ठीक है। अंग्रेजी रोमन तो खुद एक लिपि है, और वो भी अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अभी मैं तुम लोग के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, फिर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्या है? जो भाषा के ध्वनि संकेतों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब बात करते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है, इसका जन्म कैसे हुआ है। भारतवर्ष में लिपि की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से है, यानी कि हमेशा से ही भारत में लिखित साहित्य लिखा जा रहा है, क्योंकि लिखने के लिए लिपि चाहिए। ठीक है। तो इसलिए भारत में हमेशा से ही लिखने की प्रथा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। जो जैन सूत्रों के अनुसार भारत में 18 लिपियां प्रचलित थी। वैदिक साहित्य और बौद्ध महावग्ग के अनुसार भारतवर्ष में ईसा पूर्व 5वीं और 6ठी शताब्दी में लिखने की प्रथा विद्यमान थी, यानी कि ईसा पूर्व 5वीं और 6ठी शताब्दी में लिपि का उद्भव हो चुका था। भारत की जो प्राचीनतम लिपि का उदाहरण है, यानी सबसे प्राचीन जो लिपि है वो सिंधु घाटी की लिपि है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि। लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। बेशक से ये सबसे प्राचीन है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, समझ नहीं आ रहा विद्वानों को कि इसको कैसे पढ़ा जाए। ठीक है। फिर है जो अपनी देवनागरी लिपि है, इसका विकास किससे हुआ है? अपनी जो देवनागरी लिपि है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का को राष्ट्रीय लिपि माना जाता था। प्राचीन काल में भारत में 2 लिपियां प्रचलित थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि राष्ट्रीय लिपि थी, जो बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। अभी अपनी जो देवनागरी लिपि है वो उसको हम किस तरफ से लिखते हैं? बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखते हैं, या दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखते हैं? बताओ बच्चों।
हिंदी भाषा एक बार रिपीट करना। जो अपनी देव बाएं से दाईं ओर। बाईं से दाहिनी ओर, ये पूछ रही हूँ मैं बच्चों कि देवनागरी लिपि को हम बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखते हैं या दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखते हैं? बाईं ओर से दाहिनी ओर। वेरी गुड बच्चों, इसको हम बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखते हैं। जहाँ पे हमारी कॉपी का पेज जिस तरफ से खुला होता है उस साइड से अगर हम लिखना आरंभ करेंगे तो वो दाहिनी ओर से बाईं ओर जाएगा, हमारे लेफ्ट हैंड की साइड जाएगा। लेकिन हम अपने बाएं हाथ की साइड से शुरू करके राइट हैंड को पेज की खुली साइड की तरफ लेके जाते हैं, है ना, तो वो दाहिनी ओर जाता है। तो अपनी जो लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि भी बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है, और अपनी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है संस्कृत की, ये भी बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है। और जो खरोष्ठी लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि के साथ ही प्रचलित थी, उसको गधे के होंठ वाली लिपि कहा जाता है, और ये फारसी लिपि की भांति दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इसको उल्टा लिखा जाता है। और इस लिपि का प्रसार पश्चिमोत्तर प्रदेशों में था। भारतवर्ष के जो पश्चिम उत्तर साइड के जो प्रदेश हैं उन साइड में इस लिपि का प्रचार था, और बाकी पूरे भारतवर्ष में खासकर उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचार था। ये लिपि खरोष्ठी लिपि आर्य लिपि नहीं थी, और इसका संबंध विद्वान जो हैं वो सेमेटिक अरमैइक लिपि से मानते हैं। और उर्दू लिपि का विकास भी खरोष्ठी लिपि के आधार पर उर्दू लिपि का विकास खरोष्ठी लिपि के आधार पर नहीं हुआ है, वो अरबी फारसी लिपि पर आधारित है, क्योंकि जो उर्दू है वो भी दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसीलिए उर्दू जो लिपि है, भाषा है, वो अरबी फारसी लिपि पर आधारित है, और फारसी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन जो अपनी देवनागरी लिपि है ये बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है, और इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए थे। जो ब्राह्मी लिपि थी वो गुप्त काल में दो भागों में बट गई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि इनका विकास हुआ। और उत्तरी जो ब्राह्मी थी उससे कुछ अन्य लिपियों का विकास हुआ। तो दक्षिण ब्राह्मी लिपि से आप इस तरह समझोगे, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इससे उन लिपियों का विकास हुआ। किससे? दक्षिण ब्राह्मी से। और जो अपनी उत्तरी ब्राह्मी लिपि है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि का प्रचार था 350 ईस्वी तक। उसके बाद गुप्त लिपि का आरंभ हुआ, वो ईसा की 4वीं से 5वीं शताब्दी तक रही। गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ, और ये सिद्ध मातृका लिपि 6वीं, 8वीं, 9वीं सदी तक रही। उसके बाद कुटिल लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि से नागरी लिपि और शारदा लिपि, दो लिपियों का विकास हुआ। शारदा लिपि से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी, इन लिपियों का विकास हुआ। अब बची नागरी लिपि। नागरी लिपि दो भागों में बट गई, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। नागरी लिपि की जो पूर्वी शाखा थी उसमें बंगला, असमी, उड़िया, ये सारी लिपियां और भाषाएं आती हैं। और जो पश्चिमी शाखा है नागरी लिपि की, उसमें अपनी देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी, ये सारी भाषाएं और लिपियां आती हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, तुम मेन ये चीज़ समझो कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, और ब्राह्मी लिपि जो थी वो राष्ट्रीय लिपि थी, और ये बाद में दो भागों में बट गई थी, उत्तरी और दक्षिणी में। ठीक है, इसकी मैं तुम लोगों को जो सारणी बनी हुई है वो सेंड कर दूंगी। ओके मैम। अभी एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ।